Assalamu alaikum. After the end of World War II, and even we have completed World War One and World War Two in the previous lecture, so this is actually the third lecture. So after the end of World War Two, and the major countries like Italy, Germany, France, Britain has got weakened, and almost 60 million means 6 करोड़ लोगों की अमात हुई इस जंग के दौरान। और जब ये सारी स्टेट्स वीक हो गई और वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी और जापान को शिकस्त हुई, उसके बाद दो ताकतें उभर के आईं सामने, जिनके बीच में वो कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, जो कि एक सोवियत यूनियन है जो कि अभी रशिया कहलाता है, और एक है अमेरिका। अमेरिका फॉलो करता है कैपिटलिज्म सिस्टम को, सरमायादाराना निज़ाम को, जबकि सोवियत यूनियन में ये सिस्टम है कि वहाँ पे सरमायादाराना निज़ाम नहीं है, हर चीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। Soviet Union was so big that it almost covered the 1/6 area of the world, and it was stretched on a huge area with the harsh weather. It was consist of on 15 to 16 states ruled by federal regime of one party. जबकि दूसरी साइड पे अमेरिका जो थी उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, उसकी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और उसके अलावा वहाँ पे जमहूरी निज़ाम था जैसे पाकिस्तान में है। एंड सबसे अहम बात यह कि मतलब अमेरिका वो पहली पावर थी। अब रेस जो सर्द जंग थी वो सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में थी, और यूएसए पूरी दुनिया में एक वो वाहिद कौम थी जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था। और न्यूक्लियर वेपन कब बनाया गया? 1945 में। सबसे पहले इसको किस पे गिराया गया? जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 में, एंड नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में। हिरोशिमा पे जो गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। अच्छा, चूँकि सर जंग शुरू हो गई थी, इस दौरान सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जगह थी इन दोनों कंट्रीज़ के लिए वो थी यूरोप। यूरोप क्योंकि वो लड़ के बहुत वीक हो चुका था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था, उनके पास पैसे नहीं थे अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। सो सोवियत यूनियन और दूसरी साइड पे अमेरिका ने पूरी कोशिश की यूरोप को अपने कब्ज़े में लेने के लिए। कैसे? अलायंस के थ्रू, ना कि मिलिट्री के थ्रू। इस वजह से अमेरिका ने मार्शल प्लान अनाउंस किया। उस मार्शल प्लान के अंडर पैसे के थ्रू मदद की जाती थी मुख्तलिफ ममालिक की, ताकि उनकी इकॉनमी ठीक हो जाए। दूसरे एंड पे जो सोवियत यूनियन का बॉर्डर था इस यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, जैसे रोमानिया के साथ, पोलैंड के साथ, हंगरी के साथ और चेकोस्लोवाकिया के साथ, ये जो था ये थोड़ा वल्नरेबल था। वल्नरेबल मीन कि यहाँ से सोवियत यूनियन पे अटैक किया जा सकता था। इस वजह से सोवियत यूनियन ने कोशिश की कि ये जो कंट्रीज़ हैं, पोलैंड हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, रोमानिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, इन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम की जाए, अलायंस कायम की जाए, ताकि ये एज अ बफर जोन इसको यूज़ किया जाए, ताकि यूरोपियन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सोवियत यूनियन में अटैक ना कर सकें अमेरिका की मदद से। And meanwhile, Germany was divided into 4 parts. Like 3 of the parts were owned by बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, जबकि एक जो पार्ट था वो सोवियत यूनियन के पास था। और इसके अलावा जो बर्लिन इसका कैपिटल था जर्मनी का, उसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक सोवियत यूनियन के पास था, बाकी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के पास था। और ड्यूरिंग ऑल दिस कोल्ड वॉर, इस सर जंग के दौरान कुछ ऐसे लोग थे अमेरिका में जो कि एम्प्लॉयज़ थे वहाँ पे गवर्नमेंट के, बहुत से लोग जो कम्युनिस्ट सेटअप को सपोर्ट करते थे, उनको सप्रेस किया गया, उनको दबाया गया, उनकी जो मूवमेंट्स हैं उनको ख़त्म किया गया। इसी तरीके से सोवियत यूनियन में जो लोग थे जो अमेरिकी निज़ाम को लाइक करते थे, उनके फेवर में थे, सोवियत यूनियन में उनको उसको दबाया और ख़त्म किए ऐसी हर मूवमेंट को। और इस दौरान जो इंटरनेशनल गेम थी, लाइक जो कंपटीशन था वो डिफरेंट स्फीयर में सोवियत और यूएसए के बीच में हुआ, जैसे साइंस, स्पोर्ट्स, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और मिलिट्री एडवांसमेंट में ये रेस शुरू हो गई।
अच्छा, इस सारी रेस के दौरान सोवियत यूनियन ने बहुत कोशिश की, जैसे अमेरिका ने एटम बम बना लिया 1945 में, सोवियत ने बहुत कोशिश की बैलेंस को बरकरार रखने के लिए। इसलिए सोवियत यूनियन ने भी एक बॉम्ब बना लिया जो कि 1949 में बनाया था। और अच्छा, इस बॉम्ब के बनाने के बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़, वो बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला हो गई और वर्नरेबल हो गई कि सोवियत यूनियन किसी भी टाइम उन पर अटैक कर सकता है और उन पर हमला करके उनकी मुल्क को कब्ज़ा कर सकता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने फ़ौरन से नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी और इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने का मतलब है एक मिलिट्री अलायंस बनाई, जबकि इस अलायंस में जो भी कोई भी स्टेट है, उसमें से एक भी स्टेट पे कोई भी कंट्री अटैक करेगा, दैट वुड बी कंसिडर एन अटैक ऑन ऑल द नेटो मेंबर स्टेट्स। तो सारे नेटो मेंबर्स उस पर फिर अटैक करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी सोवियत यूनियन को रोकने के लिए, ताकि वो यूरोप की तरफ ना आए, वेस्टर्न यूरोप की तरफ ना आए। अच्छा, इस सारी सर्द जंग के दौरान काफ़ी सारे छोटे छोटे इवेंट्स हुए, जो कि इवेंट सपोर्ट किए जाते थे बाय सोवियत यूनियन एंड यूएसए। लाइक फॉर एग्जांपल ग्रीस यूनान जिसे कहते हैं, ग्रीस में वॉर हुई इन बिटवीन द पार्टीज़। एक पार्टी को सपोर्ट किया कम्युनिस्ट स्टेट ने, मतलब सोवियत यूनियन ने, और दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया अमेरिका ने, ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। अच्छा, ये दोनों आपस में लड़ती रही और इस दौरान यूगोस्लाविया भी बीच में आके कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, जो कि सोवियत यूनियन सपोर्ट कर रही थी। तो इस दौरान सोवियत यूनियन अपनी सपोर्ट ख़त्म कर ली। सपोर्ट ख़त्म करने के बाद वो जो पार्टी वहाँ पे लड़ रही थी दूसरी पार्टी से, वो हार गई। इस तरीके से ग्रीस चला गया वेस्टर्न्स के हाथ में, मतलब अमेरिका के हाथ में, और इवन यूगोस्लाविया भी अमेरिका के हाथ में चला गया। अच्छा, इसके अलावा और भी दुनिया में काफ़ी जगहों पे ये इश्यूज चलते रहे, मतलब सिविल वॉर वगैरह, जैसे कि चाइना में 3 साल से एक सिविल वॉर चल रही थी इन बिटवीन कम्युनिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में। और जब कम्युनिस्ट जीत गए और नेशनलिस्ट हार गए, तो नेशनलिस्ट ने भाग के ताइवान में जाके पनाह ले ली और कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी चाइना पे कब्ज़ा कर लिया। और ये चाइना का कम्युनिस्ट होना एक बहुत बड़ी जीत थी यूएसएसआर के लिए। और यूएसएसआर एक तरीके से बड़ा कंफर्टेबल फील करने लग गया, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा नेबरिंग कंट्री जो कि कम्युनिस्ट बन गया। अच्छा, उसके अलावा चाइना के साउथ में ईस्ट में 2 स्टेट्स आते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया वॉज सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट स्टेट सोवियत यूनियन अगेन, और जबकि साउथ कोरिया जो था, ये एक और कोरियन वॉर है असल में, ठीक है। जो कोरियन वॉर, ये जो साउथ कोरिया था, इसको सपोर्ट किया अमेरिका ने और यूएन ने। ये कोरियन वॉर भी काफ़ी अर्से तक चलती थी। अच्छा, वो उसके दौरान बहुत सारी मौत हुई, नॉर्थ कोरियंस की भी, साउथ कोरियंस की भी। आखिरकार ये हुआ इस दौरान, इवन जब चाइना को लगा येलो रिवर के पास, जब साउथ कोरिया से अमेरिकन फोर्स ने साउथ कोरियंस को सपोर्ट करते हुए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे ऑलमोस्ट कब्ज़ा कर लिया था। तो नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ में चाइनीज़ बॉर्डर आता है, वहाँ पे चाइनीज़ को ये ख़तरा लाक हो गया कि अमेरिका अगर इतना करीब आ गया तो ये बॉर्डर क्रॉस करके हम पे भी हमला कर सकता। तो उस टाइम विद इन नाइट चाइना ने बहुत सारी फ़ौज वहाँ पे लैंड की नॉर्थ कोरिया में, ओनली टू सपोर्ट नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स। एंड उसकी मदद से अमेरिकन को बहुत हद तक पीछे धकेल दिया गया, और उसके नतीजे में फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसे ट्रूस कहा जाता है, जिसको फिर एक बॉर्डर खींचा गया, स्ट्रेट लाइन, जिसको नाम दिया गया 38 पैरेलल, और उसके बाद जंग वहाँ पे रुक गई पीसफुली। इसके अलावा चाइना आल्सो इंटरवीन इन फ्रेंच इंडो चाइना, वेयर चाइना हैज़ सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टी अगेंस्ट द फ्रेंच ट्रूप्स। अच्छा, एक तवील जदोजहद के बाद चाइना ने अपनी पुरानी कॉलोनी को हासिल कर लिया, और मतलब वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। वियतनाम 37 पैरेलल के थ्रू उसको बॉर्डर में तकसीम कर दिया गया। जो नॉर्थ वियतनाम था, वहाँ पे कम्युनिस्ट फोर्सेस आ गई, और जो साउथ वियतनाम था, नॉर्थ में कम्युनिस्ट आ गए वियतनाम में, और साउथ में नेशनलिस्ट आ गए। नेशनलिस्ट को सपोर्ट किया अमेरिका ने, और इस दौरान वियतनाम वॉर शुरू हो गई। वियतनाम वॉर जो थी,
वो बहुत ही डेडलीस्ट थी। वो इस वजह से क्योंकि वियतनाम जो कंट्री है वो सारी जंगलात पे मुश्तमिल है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे मुश्तमिल है। देखो आप प्लेन एरिया में आराम से चल सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं। ज़मीनों वाला एरिया आप उसमें कोई भी बंदा है टेररिस्ट कोई भी मूव कर आप उसको फ़ौरन से देख सकते हैं। जबकि जंगलात में, पहाड़ों में, हार्श वेदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती हो, वहाँ पे मोबिलिटी मुश्किल हो जाती है। ऐसी जगह पे कोई भी इंसर्जेंसी मूवमेंट, कोई भी ट्रूप्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इस वजह से अमेरिका ने जब अपने फ़ौज वहाँ पे उतारी तो जंगलात की मदद से, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे, उन्होंने अमेरिकियों की बहुत ज़्यादा कत्ल किया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। क्योंकि वो जंगलात थे, अमेरिकी फ़ौज जब उनके पीछे जाते वो जंगलात में उन्हें ढूंढ नहीं पाते थे, वो छुप जाते थे। अमेरिकी फ़ौज फिर जब आगे कहीं मूव करती थी वो दोबारा पीछे से कहीं से इधर या उधर से अटैक कर देते थे। अच्छा, इस दौरान पहाड़ों की मदद से भी उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे वो छुप के स्नाइपर्स के थ्रू अटैक करते थे। बहुत ज़्यादा अमेरिकन को उन्होंने इस तरीके से नुकसान पहुँचाया। तो और फिर उसके बाद अमेरिका की पब्लिक का प्रेशर आया कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वियतनाम वार पे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपने ट्रूप्स को निकालें और वापसी उनको घर ले आएँ। उसके बाद यूएसए ने फिर अपने ट्रूप्स वियतनाम से निकाली। अच्छा, ये थर्ड लेक्चर था कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट के साथ आऊँगा और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। सो अब तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।